हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा बायोलॉजी का जो नया टॉपिक है उसका नाम है रक्त, ब्लड। ये सभी ने सुना होगा कि अगर आपसे कभी कोई कहता है कि तुम्हारे खून में बहुत गर्मी है, कोई कहता है अगर तुम देशभक्ति का काम करते हो तो क्या बोलता है कोई कि तुम्हारे खून में देशभक्ति है। अगर कोई शांत आदमी है तो बोलता है इसके खून में तो बहुत शांति भरी हुई है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें सुनने को मिलती है, लेकिन आज हम देखेंगे कि असलियत में हमारे खून के अंदर होता क्या है। ये किसी को पता नहीं होगा रक्त के अंदर होता क्या है, क्योंकि रक्त हमारे एक एक नस में बहता है, शरीर के एक एक जगह पर रक्त पहुंचता है। और इस रक्त के बहुत सारे संगठन हैं जो रक्त के अंदर पाया जाता है। क्या पाया जाता है इस रक्त के अंदर और क्या काम होता है इस रक्त का, इन सारी जानकारियों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बने रहिए। और किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट की हो चाहे सेंटर की हो, हर एग्ज़ाम में साइंस ज़रूर आती है। और साइंस का जो ये टॉपिक है रक्त, यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। कैसी भी एग्ज़ाम हो इससे क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो इसलिए ये मत सोचना कि हम तो इसकी तैयारी कर रहे हैं या किसी और स्टेट की कर रहे हैं, सेंटर की कर रहे हैं। हर एग्ज़ाम में ये यूज़फुल है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और इससे आगे क्या कहना, चल देखते हैं, आगे बढ़ रहे हैं हम। हमारा टॉपिक है रक्त। अब खून खोलता है, अब खून खोलेगा हमारा। खून कैसे खोलेगा, अब हम देखेंगे खून के अंदर क्या क्या चीज़ें जो हमारी खोलती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रक्त। लिखना शुरू कर दो और समझना शुरू कर दो। इसको साथ में लिख भी लेना, नोट भी कर लेना, और समझेंगे तो हम बिल्कुल साथ साथ में। तो अब रक्त, सबसे पहले हम देखते हैं रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, क्योंकि ये छोटा मोटे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। तो रक्त का अध्ययन कहलाता है हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी। कुछ स्टूडेंट की यहाँ पर दो तरीके की सोच हो सकती है। एक सोच ये है कि मैं पहले से स्लाइड बनाकर आपको समझा दूँ। दो तरीके हैं, पहले से मैं स्लाइड बनाकर ऐसे में इस चीज़ को मैं पहले भी लिख सकता था और इसको समझा देता कि रक्त का अध्ययन क्या होता है, हीमेटोलॉजी, और इसके बाद वाली जानकारी सारी चीज़। दूसरा तरीका ये है कि मैं खुद यहाँ पर एक एक चीज़ को लिखूँ और फिर एक्सप्लेन करूँ। दोनों में से अच्छा क्या है? तो अच्छा तो ये है। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे इसमें हमारा टाइम ज़्यादा खर्च होता है, जबकि उस तरीके में हमारा टाइम कम खर्च होता है। तो बेसिक सी बात है, अगर कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करनी है, कोई भी एग्ज़ाम हो छोटी से बड़ी, उसका सिर्फ और सिर्फ एक रूल है, हम उसमें कम से कम 1 साल या 1.5 साल हम उसमें टाइम नहीं देंगे तो हम कोई सी भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। क्योंकि आजकल छोटी से छोटी एग्ज़ाम भी बहुत हार्ड हो चुकी है, कंपटीशन इतना बढ़ गया है। तो जो स्टूडेंट सोचते हैं कि हमें कम समय में ज़्यादा चीज़ मिल जाए, तो मिल तो जाएगी। बहुत आसान है ऐसे पढ़ाना कि रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है, रक्त की पीएच इतनी होती है, ये सारी चीज़। लेकिन उसको एक बार में हम कंप्लीट समझ लें जो हमें ज़िंदगी भर याद रहे। तो इसलिए मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ। मेरा सिर्फ यही तरीका है, एक एक चीज़ को मैं खुद लिखूँगा जिससे आपको थोड़ा वक्त मिले और उस वक्त में हम उस चीज़ को कैप्चर कर लें कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी। इसमें टाइम मिला तो हम इस चीज़ को आसानी से रिकॉल कर सकते हैं और साथ में लिख भी सकते हैं। तो नोटबुक निकालिए और लिखिए उसमें रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी। अब इसके आगे चलेंगे हम, अगला पॉइंट क्या होने वाला है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी। अब रक्त एक प्रकार का क्या होता है, तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक होता है। अब ऊतक क्या होते हैं, दो या दो से अधिक कोशिकाएं मिलकर, दो या दो से अधिक कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जो किसी एक पर्टिकुलर कार्य को करता हो। दो या दो से अधिक कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं, ऊतक का निर्माण करती हैं, जिसे हम बोलते हैं टिश्यू। तो अब रक्त क्या है, रक्त एक ऊतक है। अब कैसा ऊतक है, संयोजी। संयोजी मतलब कनेक्टिव, कनेक्टिव टिश्यू और लिक्विड। अब तरल, ये रक्त क्या है, तरल संयोजी ऊतक, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। तरल, तरल का मतलब होता है लिक्विड, मतलब ये एक द्रव होता है, ये सभी को पता है। और ये होता है संयोजी, मतलब
कनेक्टिव, एक पूरे बॉडी को जोड़ता है ये। अगर ब्लड नहीं होता हमारे शरीर में तो क्या सर्वाइव कर पाते? बिल्कुल नहीं। तो ये संयोजी ऊतक है, पूरे शरीर को जोड़ता है, पूरे शरीर में गैसों का और हर चीज़ का परिवहन करता है। वो पोषक पदार्थ हो, चाहे गैसें हो, चाहे जल हो, हर चीज़ का जो ये ट्रांसफ़र कौन करता है? रक्त करता है। इसलिए ये संयोजी हो जाएगा। और ऊतक ये है ही, तो ये क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक। अगला पॉइंट क्या हुआ? तरल संयोजी ऊतक। पहला पॉइंट रक्त का अध्ययन होता है हेमेटोलॉजी। दूसरा यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल क्यों? क्योंकि ये एक लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। संयोजी क्यों? क्योंकि ये पूरे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, इसलिए इसे कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ऊतक दो से अधिक कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? ऊतक बनाती है। आगे हम पढ़ेंगे ब्लड के अंदर बहुत सारी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? ऊतक, ना कि सेल। तो 2 पॉइंट क्लियर है। अब 2 पॉइंट क्लियर करने के बाद अगला पॉइंट हम लिखने वाले हैं रक्त की पीएच के बारे में। पीएच होती है 7.4 पीएच। ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन है अभी ये, इसके बारे में इसके बाद हम देखेंगे रक्त का संगठन क्या होता है, रक्त के अंदर पाया क्या जाता है। बेसिक इंक्वायरी को समझो। पीएच का मतलब क्या होता है? वो एसिड वाले चैप्टर में मैंने पढ़ा था, पावर ऑफ हाइड्रोजन। सोरेनसन ने इसकी खोज की थी पीएच की, और साइड में लिख देता हूँ मैं, खोज सोरेनसन ने की थी। पीएच की खोज सोरेनसन ने की थी। ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं रक्त की पीएच होती है 7.4। अब अम्लीय होगा या क्षारीय? 7 से नीचे अम्लीय होता है, 7 से ऊपर क्षारीय होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? 7.4 है, तो ये क्षारीय होगा। लेकिन कैसा होगा? बहुत ही हल्का क्षारीय। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं रक्त कैसा है? रक्त होता है हल्का क्षारीय। हल्का क्षारीय पदार्थ होता है रक्त। लिखो इस पॉइंट को जल्दी से। 3 पॉइंट अब तक हम कर चुके हैं, इसको रिवीजन तुरंत कर लेते हैं हम कि रक्त का अध्ययन जो होता है, स्टडी, इसे हम बोलते हैं हीमेटोलॉजी। और रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। तरल मतलब लिक्विड है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। संयोजी का मतलब होता है ये पूरे शरीर को जोड़ने का काम करता है और ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ऊतक का मतलब इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्लियर है? पीएच होती है 7.4, मतलब हल्का क्षारीय। पीएच की खोज सोरेनसन ने की थी। अगला पॉइंट, एक एक चीज क्लियर है। अगला पॉइंट अब हम देखेंगे इस रक्त के बारे में। ऐसे लिखते जाना साथ साथ में और रिकॉल करते जाना। रक्त के बारे में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम कभी नहीं भूलेंगे। अगला पॉइंट है इसका निर्माण कहाँ पर होता है? निर्माण। अब बेसिक सा सवाल हमारे मन में आता होगा कि रक्त हमारा क्या बचपन में जब पैदा होते हैं तब से लेकर बड़े होते हैं तब तक सिर्फ एक ही रक्त होता है? रक्त का संगठन एक ही होता है, लेकिन वो रक्त नया निर्माण होता जाता है। जैसे कभी हमें चोट भी लगती है, बहुत सारा खून बह जाता है, या फिर बीमार होते हैं तो बहुत सारा खून कम पड़ जाता है, कभी बढ़ जाता है। तो इसका रक्त का निर्माण भी तो कहीं ना कहीं पर होता होगा हमारे शरीर में। तो इस सवाल का आंसर ये है कि रक्त का निर्माण सबसे पहले हम देखते हैं वयस्क में। वयस्क मतलब सामान्य मनुष्य में, हमारे जैसे वयस्कों में। वयस्क में निर्माण होता है इसका लाल अस्थि मज्जा में। लाल अस्थि मज्जा, इसका दूसरा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेड बोन मैरो। लाल अस्थि मज्जा कहते हैं जो हड्डियों के बीच में पाई जाती है अस्थि मज्जा। तो इसके अंदर क्या होता है? वयस्कों में कहाँ पर होता है निर्माण? लाल अस्थि मज्जा में। जबकि हम यहाँ पर देखते हैं भ्रूण में इसका निर्माण कहाँ पर होता है? प्लीहा में। भ्रूण में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? प्लीहा में। इसको जल्दी से नोट करो। तो भ्रूण में प्लीहा में क्यों होता है? क्योंकि भ्रूण, ये वयस्क में हड्डियां पाई जाती हैं, जबकि भ्रूण जो होता है एम्ब्रियो, उसमें हड्डियां नहीं पाई जाती। भ्रूणावस्था में हड्डियां नहीं होती, कुछ महीने के बाद हड्डियां बनना शुरू होती है, लेकिन इतनी महीन होती है, इतनी मुलायम होती है, बहुत घुमावदार।
तो इसलिए वहाँ पर भ्रूण में रक्त का निर्माण होता है प्लीहा में, जबकि जो वयस्क होता है उसमें रक्त का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में, रेड बोन मैरो में। तो निर्माण हमने देख लिया, रक्त का निर्माण कहाँ कहाँ पर होता है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, क्वेश्चन दोनों जगह से पूछा जाता है। भ्रूण में रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है, तो प्लीहा उसमें हम लिख कराएंगे। लेकिन अगर पूछे कि मानव में वयस्क अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है, तो उसमें हम लिखेंगे रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा क्या होती है, हमारे हड्डियों के बीच में पाई जाती है, जिसे हम बोन मैरो बोलते हैं। जल्दी से लिखो इसको। लिख लिया हो, इसको मिटाएं और फिर इसके आगे देखें हम। मिटा दो, जल्दी से लिख लो। इतनी सारी जानकारी हमने देख ली रक्त के बारे में। अब और जानकारी देखते हैं हम, क्या क्या जानकारी इसके बारे में हो सकती है। अगली जानकारी है, सारे सवाल हो गए। सबसे पहले हमारे मन में सवाल आएगा कि रक्त का अध्ययन करते हैं हम, तो इस अध्ययन को क्या बोलते हैं? इस अध्ययन को बोलते हैं हेमेटोलॉजी। क्या बोलेंगे? हेमेटोलॉजी। अब इसके बाद अगला सवाल हमारे मन में आया कि रक्त अम्ल होता है या क्षार होता है, क्या है इसकी पीएच? इसकी पीएच है 7.4। हमारे मन में जवाब आ जाएगा जो हमने पढ़ा है, 7.4 इसकी पीएच है। तो फिर दूसरा सवाल कि अम्ल है या क्षार, तो अम्ल क्षार सब जानते हैं, 7 से नीचे अम्ल, 7 से ऊपर क्षार। ये 7.4 है, इसका मतलब हल्का क्षारीय है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर हमने सोचा कि हमारे रक्त के बारे में हमने इतनी सारी चीज़ें देख ली, तो अब हम देखेंगे रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है, कहाँ पर बनता है ये रक्त। तो हम जैसे वयस्क है, अपन जैसे जो वयस्क आदमी है, इनमें रक्त का निर्माण होता है रेड बोन मैरो में, बोन मैरो, हड्डियों के बीच में जो होती है बोन मैरो, उसमें निर्माण होता है। जबकि अगर सवाल आ जाए कि जो भ्रूणावस्था होती है, भ्रूणावस्था में भी तो हम जीव ही होते हैं, ऐसे थोड़ी हम निर्जीव हैं। तो उसमें तो हड्डी नहीं होती। क्या भ्रूण में हमारे जैसी हड्डी पाई जाएंगी? बिल्कुल नहीं पाई जाएंगी। शुरू के कुछ महीनों में हड्डी होती ही नहीं है, जबकि उसके बाद में हड्डियों का निर्माण शुरू होता है। लेकिन वो हड्डियाँ बहुत ही मुलायम होती है, घुमावदार होती हैं। क्या उन हड्डियों के बीच में बोन मैरो, उनमें निर्माण हो सकता है रक्त का? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो भ्रूण में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? प्लीहा के अंदर होता है। इतनी सारी जानकारी हमने देख ली। अब इसके आगे देखते हैं। फिर अगला सवाल हमारे मन में आया कि हमारे बॉडी में रक्त होता कितना है, निर्माण वगैरह सब चीज देख ले। एक नॉर्मल जो वयस्क होता है, सामान्य वयस्क में कुल रक्त कितना होता है? तो ये होता है 5 से 6 लीटर। एक सामान्य मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। और बेसिक एक स्टडी के मुताबिक पता चला है कि कुल वजन का 7 से 8% होता है। मतलब अगर 100 केजी हमारा वजन है, तो 7 लीटर हमारे अंदर खून पाया जाएगा। लेकिन 100 किलो हर किसी में वजन होता नहीं है, तो इसलिए जो सामान्य ज़्यादातर 60, 70, 80 किलो के लोग होते हैं, जो नॉर्मल वयस्क होते हैं, जो नॉर्मल स्वस्थ जो बॉडी होती है, तो उनके अंदर 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। एक छोटी जानकारी और है, और वो ये है कि महिलाओं में 500 ml रक्त कम होता है। आई बात समझ में? महिलाओं में 500 ml रक्त कम होता है पुरुषों की बजाय। और ब्रेन जब हम पढ़ते हैं, ब्रेन पढ़ेंगे, मस्तिष्क, उसमें हम एक बहुत ही अच्छी जानकारी पढ़ेंगे कि जो महिलाओं में जो ब्रेन होता है वो 100 ग्राम कम होता है पुरुषों की बजाय, 100 ग्राम कम होता है। तो अब इससे अंदाजा आप लगा सकते हो कि महिलाओं में दिमाग भी कम होता है और ये खून भी कम होता है। तो जल्दी से लिखो इसको, अगला पॉइंट हम देखेंगे इसके बाद। अगला पॉइंट क्या कहता है कि टोटल ब्लड देख लिया हमने, 5 से 6 लीटर होता है, मतलब पूरे कुल वजन का 7 से 8%। फॉर एग्जाम्पल 100 केजी है तो 7 लीटर ब्लड हमारे अंदर होगा।
तो इतनी सब जानकारी के बाद फिर हम और अगर गहराई में जाएंगे तो हम देखते हैं कि रक्त का रंग कैसा होता है। रक्त का रंग होता है लाल। तो रक्त का जो ब्लड है हमारा, ब्लड का रंग जो होता है, कलर जो होता है, कैसा होता है? लाल होता है। ये जानकारी तो सब बच्चे भी जानते हैं, लाल होता है। रक्त का कलर कैसा होता है? लाल होता है। ये जो मेरा मार्कर का कलर है ये भी लाल है। तो रक्त का रंग लाल होता है। अब क्यों होता है? रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब इस हीमोग्लोबिन के अंदर भी हीम नामक वर्णक पाया जाता है, हीम वर्णक, और ग्लोबिन प्रोटीन होती है। हीमोग्लोबिन को Hb से हम दर्शाते हैं हीमोग्लोबिन को। तो रक्त का रंग लाल होता है क्योंकि रक्त के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? हीम वर्णक और ग्लोबिन प्रोटीन। तो इस वर्णक के कारण इसका रंग लाल होता है। लिखो इसको, रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर 2 चीज़ होती हैं। ये बहुत अच्छी जानकारी है, बाहर कोई नहीं देता इस जानकारी को, इसको नोट जरूर कर लेना। हीमोग्लोबिन में 2 चीज़ होती हैं, हीम वर्णक और ग्लोबिन प्रोटीन। हीम वर्णक के कारण क्या होता है? इसका रक्त का रंग लाल होता है। लेकिन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा, तो सिर्फ हीमोग्लोबिन पर टिक करना है। ये थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी है कि इसके अंदर भी 2 चीज़ होती है, हीम वर्णक और ग्लोबिन प्रोटीन। जल्दी से लिखो इसको, मैं जब तक पानी पी लेता हूँ। तो ये सब जानकारी के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। बता दो इसको। देखो, कोई भी कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर होना चाहिए, चाहे उसमें आधे घंटा 1 घंटा लग जाए। मेरा ये मानना है कि 1 घंटे में भी अगर हम एक टॉपिक को क्लियर करते हैं, बहुत बड़ी बात है। 1 घंटे में एक टॉपिक क्लियर हो गया, तो इसलिए ज़्यादा हाया हल्ला मत करो। जस्ट मुझे 5-10 मिनट में ये रक्त कंप्लीट करना है, जल्दी जल्दी पहले से स्लाइड भी बना देता मैं, तो अब तक ये पूरा चैप्टर हो जाता है। लेकिन हम धीरे धीरे स्टेप बाय चलते हैं। अगली जानकारी रक्त के बारे में, जो रक्त दाब होता है, ब्लड प्रेशर, रक्त दाब, ये सभी ने सुना है। इसे बीपी बोलते हैं। मेरा बीपी कम है, मेरा ज़्यादा है, मेरा सही है, ऐसे शब्द आपको सुनने में मिले होंगे। हो सकता है आप में से भी किसी का ज़्यादा या कम हो, या फिर हम देखते हैं जो बड़े बुजुर्ग, जो कुछ भारी लोग, मोटे लोग होते हैं, उनका बीपी कम ज़्यादा हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर, रक्तदाब क्या होता है? एक सामान्य रक्तदाब होता है 120/80 mm Hg। Hg 120/80 mm Hg, इतना सभी को पता है। क्वेश्चन सिर्फ यहीं से आएगा कि सामान्य वयस्क का जो रक्तदाब कितना होता है, 120/80 mm Hg। आपका क्वेश्चन इससे हल हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ी डिटेल में जानकारी लेनी है, तो डिटेल की जानकारी ये है कि सभी के मन में ये सवाल आएगा कि एक तो mm Hg क्या है और 120/80 चीज़ है क्या है ये 120/80, और mm Hg क्या है? किसी को पता नहीं होगा, बहुत कम लोग होंगे जिनको पता हो सकता है। तो सबसे पहले होता है, और रक्त, इससे पहले हम एक चीज़ देख लें, रक्तदाब किस मापने वाला यंत्र, मापक यंत्र, वो होता है स्फेग्नोमेनोमीटर। स्फेग्नोमेनोमीटर या फिर स्फेग्नोमेनोमीटर भी बोल सकते हैं। स्फेग्नोमेनोमीटर जो अपन देखते हैं, डॉक्टर जब हमारा बीपी नापता है तो यहाँ पर वो कपड़ा सा लपेटता है वो, और फिर फुस करके उसमें देखता है, एक ऐसी नली होती है उसमें देखता है। तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर होता है पारा। वो पारा जितना चढ़ता है उस हिसाब से हम उसको नापते हैं बीपी को। तो पारे का सूत्र, फॉर्मूला क्या होता है? Hg।
मरकरी, मरकरी का फॉर्मूला क्या होता है Hg। तो हमें इतना समझ में आएगा Hg का मतलब पारा है, क्योंकि जो स्फेग्नोमैनोमीटर जो होता है उसके अंदर क्या भरा होता है, पारा। mm का मतलब क्या होता है, mm का मतलब होता है मर्क्यूरी मिलीमीटर, मर्क्यूरी मिलीमीटर, मर्क्यूरी मिलीमीटर इसका मतलब होता है। अब 120 और 80 का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारा ये हार्ट है, HEART, हार्ट है हमारा, हार्ट है, हार्ट से ब्लड पूरे शरीर में जाता है, फिर शरीर से वापस आता है। तो 120 के स्पीड से हमारा हृदय वो रक्त को फेंकता है और 80 स्पीड से रक्त हमारा वापस आता है। कभी कभी ये ज़्यादा हो जाता है, 140 तक ये नॉर्मल होता है, और इधर 140 तक भी ठीक होता है, लेकिन इससे ऊपर जाएगा तो इसे बोलेंगे हम ब्लड प्रेशर हाई, और अगर 70 से नीचे आएगा इसे हम बोलेंगे ब्लड प्रेशर लो। तो 120-80 का मतलब क्या है, हमारा हृदय 120 की स्पीड से उस रक्त को फेंकता है, मतलब हमारे शरीर में छोड़ता है, और 80 की स्पीड से वो वापस आता है। तो ये होता है रक्तदाब। सवाल कैसा आएगा, रक्त को दाब मापने वाली एक वो यंत्र क्या होता है, उसका नाम बताइए। तो स्फेग्नोमीटर। सामान्य मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है, 120/80 mmHg। ये 2-3 सवाल यहाँ से बन सकते हैं। इतनी जानकारी सभी को यहाँ पर क्लियर हो गई होगी, जल्दी से लिखो। अब हम इसके आगे और भी अच्छे इसके अंदर क्या क्या संगठन होता है उसको समझने वाले हैं। इसके आगे अपन देखने वाले हैं रक्त का संगठन क्या होता है, संगठन क्या होता है। तो बीचों बीच में लिख लो रक्त, बीचों बीच में चेप दो इसको, रक्त लिख दिया हमने। अब रक्त के अंदर क्या पाया जाता है, रक्त के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। क्यों, रक्त क्या है, रक्त है एक ऊतक है। रक्त क्या है, रक्त है ऊतक, ऊतक है, टिश्यू है। टिश्यू है तो इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। तो अब वो क्या क्या होता है इसके अंदर, तो रक्त को 2 भागों में बांट दो, इसके अंदर 2 चीजें पाई जाती हैं, एक होती है ठोस, एक होती है लिक्विड चीज। तो जो द्रव होती है वो होती है द्रव प्लाज्मा, प्लाज्मा जैसे हम बोलते हैं भाई, प्लाज्मा इस रक्त का, कोई भी 100% रक्त है, कोई भी 100% रक्त है तो उसका, उस रक्त का 55% प्लाज्मा होती है। 100% ब्लड में 55% प्लाज्मा होती है। दूसरी होती है रक्त कणिकाएं, रक्त, एक सेकंड मार्कर बदलते हैं हम लोग। दूसरा भाग होता है रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं। अब इनको सब लोग जानते हैं रक्त कणिकाओं को। अब कितना परसेंट होगी, अगर 100 में से 55 घटा दो, बचा कितना, 45%। तो 45% क्या होने वाली है हमारी रक्त कणिकाएं। सवाल आ जाए कि रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा का भाग होता है, तो 55%। सवाल आ जाए रक्त में रक्त कणिकाओं का कितना भाग होता है, तो उसका आंसर है 45%। अब प्लाज्मा, अब प्लाज्मा में थोड़ी इसकी अगर जानकारी दे हम लें, तो ये एक पीले कलर का द्रव पदार्थ होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा थेरेपी वगैरह नाम सुना होगा कोरोना काल में तुम सब लोगों ने। तो उसमें ये प्लाज्मा कैसे होता है, पीले कलर का द्रव होता है जो रक्त का 55% बनाता है। अब इस प्लाज्मा के अंदर भी क्या क्या चीज़ होती हैं उन्हें हम देख लेते हैं। इसके अंदर होता है जल, जो होता है 92%। अब कन्फ्यूजन मत होना कि ये 92 रक्त का नहीं है, ये सिर्फ प्लाज्मा का 92 है। ये 92% रक्त का नहीं है, ये किसका है, प्लाज्मा है। रक्त का 55% प्लाज्मा है, लेकिन उस प्लाज्मा का 92% जल होता है, जबकि 8% क्या होती है, प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन, इसको ऐसे के ऐसे ही डायग्राम बना लेना, बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। यहीं से क्वेश्चन आता है प्लाज्मा प्रोटीन। और ये प्लाज्मा प्रोटीन 3 टाइप की होती हैं। तीनों के अगर हम नाम लिखना चाहें, पहली होती है ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन। दूसरी होती है एल्बुमिन, एल्बुमिन प्रोटीन के नाम है। तीसरी होती है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन व
फाइब्रिनोजन। तो ये जानकारी हमने देखी। ये जानकारी क्या है कि कोई भी रक्त है, रक्त क्या है, ऊतक है, तो ऊतक के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो कुछ द्रव भी पाया जाता है। तो ये रक्त कणिकाएं होती है 45%, प्लाज्मा होता है 55%। प्लाज्मा क्या है, पीले कलर का द्रव होता है जिसके अंदर 92% जल होता है। ये 92% इस प्लाज्मा का है, ना कि इस पूरे ब्लड का। तो 92% जल है और 8% प्लाज्मा प्रोटीन है। अब प्रोटीन कौन कौन से हैं, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। इनको जल्दी से लिखो। अब रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 होती है आरबीसी, सभी ने पढ़ा होगा, रेड ब्लड सेल। सेकंड होती है डब्ल्यूबीसी, ये भी सभी ने पढ़ा होगा, व्हाइट ब्लड सेल। तीसरी होती है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। आई बस समझ में। तो रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। जो कि प्लाज्मा में 92% जल होता है, 8% प्लाज्मा प्रोटीन होती है। जल्दी से लिखो इसको। अब इसके जो अन्य नाम होते हैं, ये इसका होता है इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इनके नाम। ये होता है ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का होता है थ्रोम्बोसाइट। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आरबीसी का अन्य नाम क्या होता है, तो इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। जल्दी से लिखो, इस पूरे डायग्राम को बनाओ। इसके बाद हम देखने वाले हैं एक एक को, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सभी ने लिख लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं, इसको हटा दें हम। अब तीनों को एक एक करके देख लेते हैं हम, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सबसे पहले हम लिखेंगे आरबीसी। आरबीसी फुल फॉर्म सभी को पता है, रेड ब्लड सेल होती है, बिल्कुल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम। लेकिन अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं निर्माण से। तो निर्माण तो वही होता है रेड बोन मैरो से, रेड बोन मैरो में लाल अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली हमें। अब इसके बाद अगला पॉइंट हम लिखने वाले हैं कि इसका जीवन काल जो होता है, जीवन काल लगभग 120 दिन। मतलब कि रेड बोनों में निर्माण के बाद 120 दिन तक ये क्या होती हैं, जीवित होती हैं। आकार कैसा होता है इनका, देखने में कैसी होती है आकार, लगभग वृत्ताकार होती हैं, ये गोलाकार, वृत्ताकार या फिर बाइकॉनकेव, उभयोतल या फिर बाइकॉनकेव। ये इसका होता है आकार। इसके बारे में क्या क्या जानकारी है, निर्माण होता है रेड बोन मेरो में, जीवन काल 120 दिन होता है, आकार होता है वृत्ताकार। अगली जानकारी होता है इसमें, ये केंद्रक विहीन कोशिका होती है। कोशिका, इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है, दोनों में ये अंतर है। तो सवाल कहाँ पर बनेगा, सवाल ही बनेगा, ऐसी कौन सी कोशिका जिसके अंदर, रक्त के अंदर कौन सी कोशिका है जिसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। उसका आंसर होगा आरबीसी। केंद्रक पाया जाता है वो डब्ल्यूबीसी में हम पढ़ेंगे, केंद्रक विहीन कोशिकाएं। अब निर्माण रेड बोन मेरो में होगा, लेकिन मृत कहाँ पर होती है, विघटन कहाँ पर होगा इसका, प्लीहा में इसका विघटन होता है, इसलिए इसको आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। मराठी क्या बोलते हैं इसको, आरबीसी की मराठी।
आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा में। विघटन इसका कहाँ पर होता है? विघटन प्लीहा के अंदर। तो निर्माण रेड बोन मैरो, जीवन काल 120 दिन, आकार वृत्ताकार या बाइकॉनकेव, केंद्र विहीन कोशिका होती है। विघटन होता है प्लीहा में। इसका कार्य क्या होता है? कार्य ऑक्सीजन का परिवहन। हमारे पूरे ब्लड में, पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? आरबीसी। जो मैंने आपको रेस्पिरेशन में समझा दिया था कि एल्वियोली से ये ऑक्सीजन को कनेक्ट करती है और पूरी बॉडी में ले जाती है। O2 CO2 का भी परिवहन करती है। CO2 परिवहन हम इसमें कोई बात नहीं, आगे लिख लेंगे। तो ये आरबीसी से रिलेटेड सारे फैक्ट हैं, इनको लिखो, समझो। कोई भी कहीं पर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो कमेंट कर सकते हो। इसका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट होता है, ये आप मैं पहले बता दिया। एक चीज़ और है कमी। आरबीसी की कमी अगर हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? खून की कमी। खून की कमी को क्या बोलेंगे? एनीमिया। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, IMP। आरबीसी की कमी से जो रोग होता है उसे हम बोलते हैं एनीमिया, खून की कमी। तो अब आरबीसी देखी हमने, तो आरबीसी के अंदर कौन कौन से पॉइंट आते हैं, क्या क्या जानकारी है आरबीसी की? तो आरबीसी ब्लड के अंदर पाई जाती है। ब्लड में क्या होता है? 55% प्लाज्मा होता है और 45% रक्त कणिकाएं होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं। ब्लड सेल 3 प्रकार के हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। सबसे पहले आरबीसी उठाई हमने, देखा निर्माण कहाँ हुआ? रेड बोन मैरो में। खत्म कहाँ पर जाकर होती है? प्लीहा में। तो इसको क्या बोलेंगे? आरबीसी का कब्रिस्तान। जीवन काल इसका होता है 120 दिन और ये एक ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। कार्य इसका क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। कमी से रोग जो होता है वो होता है एनीमिया। ये सारे आरबीसी की जानकारी है। अब हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी की जानकारी। आरबीसी के बाद अब हम डब्ल्यूबीसी देखते हैं। डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या वो काम करती है? डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट इसे बोलते हैं। निर्माण वही रेड बोन मैरो में होता है। इसका जीवन काल देखते हैं हम। जीवन काल 5 से 6 दिन, कम होता है उससे, बहुत कम होता है। अनुपात अगर हम देते हैं, अनुपात अगर हम देखें तो आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी ये होता है 600 अनुपात 1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर लिखना, IMP जरूर नोट करना है इसको। इनका अनुपात 600 अनुपात 1 होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का। अगला पॉइंट हम इसमें लिखेंगे, ये केंद्रक युक्त होती है। केंद्रक युक्त, केंद्रक पाया जाता है। कार्य अगर कार्य के बारे में देखें तो ये प्रतिरक्षा का कार्य करती है। प्रतिरक्षा का हमारे शरीर में, मतलब हमारे शरीर में जो बाहर से जो हानिकारक जीवाणु आते हैं उनको मारने का कार्य करती है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं। जीवन काल होता है 5 से 6 दिन होता है। अगर आरबीसी डब्ल्यूबीसी अनुपात देखें तो 600 अनुपात 1 होता है। केंद्रक युक्त होती है, केंद्रक पाया जाता है डब्ल्यूबीसी में। रंगहीन होती है, रंगहीन, रंगहीन कलरलेस होती है ये, इसलिए ये सफेद कलर की होती है। प्रतिरक्षा का कार्य करती है। जल्दी से लिखो इसको। अब डब्ल्यूबीसी के अंदर भी बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है। क्या कार्य होता है इसका? डब्ल्यूबीसी का प्रतिरक्षा का कार्य होता है। अब डब्ल्यूबीसी के अंदर हम देखें तो डब्ल्यूबीसी के अंदर डब्ल्यूबीसी के 2 टाइप होते हैं। एक होता है कणिकामय, कणिकामय, दूसरी होती है कणिका विहीन। कणिका युक्त या फिर कणिका विहीन, इसे बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। इसके 3 टाइप होते हैं, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, थर्ड टाइप होता है वैसोफिल।
जल्दी से नोट करना इसको। WBC के 2 टाइप होते हैं, कणिका में ग्रेन्युलोसाइट, एग्रेन्युलोसाइट। कणिका विहीन ये होते हैं न्यूट्रोफिल, एओसिनोफिल, बेसोफिल। इसके 2 टाइप होते हैं, लिम्फोसाइट, दूसरा मोनोसाइट। जल्दी से नोट करो इसको। WBC 2 टाइप की होती है, ग्रेन्युलोसाइट, एग्रेन्युलोसाइट। ये 3 प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल, एओसिनोफिल, बेसोफिल। ये 2 प्रकार की होती है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। तो अब हम देख लेते हैं रक्त समूहों के बारे में जानकारी। रक्त ब्लड जो ग्रुप होता है ये सभी ने सुना होगा और बेसिक सी नॉलेज है इसकी, जो सभी को आती होगी लगभग, और छोटे मोटे कन्फ्यूजन है उसको दूर कर लेते हैं हम। कि जो मानव रुद्र है इसकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले। इसमें ABO टाइप का ब्लड ग्रुप पाया जाता है। ABO 4 प्रकार का ब्लड होता है, O, A, B और AB। O होता है सार्वत्रिक दाता, मतलब वो सभी को रक्त दे सकता है। और AB होता है सार्वत्रिक ग्राही, AB सभी किसी का भी रक्त ले सकता है और O सभी को रक्त दे सकता है। आए बस समझ में। अब एक होता है एंटीजन, एक होती है एंटीबॉडी। तो O के अंदर कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता, जबकि एंटीबॉडी A और B दोनों होते हैं। A के अंदर A एंटीजन और B एंटीबॉडी, B के अंदर B एंटीजन, A एंटीबॉडी, AB के अंदर A और B एंटीजन और जबकि एंटीबॉडी नहीं है। अब सवाल कैसे बनेगा यहाँ पर, कौन कौन से सवाल यहाँ पर बनते हैं। पहला सवाल अगर यहाँ पर बनता है कि रक्त समूह की खोज किसने की, रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की। अगला सवाल बनता है कि मानव में कौन सा रक्त समूह ऐसा होता है जो सार्वत्रिक दाता होता है, तो उसमें होता है O ब्लड ग्रुप सभी को दे सकता है। ऐसा अगला सवाल है, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी किसी भी समूह का रक्त ले सकता है, तो वो है AB। अगला सवाल है, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें प्रतिजन नहीं पाया जाता, तो उसका आंसर होगा O। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, तो वो है AB। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ब्लड ग्रुप A के अंदर कौन से एंटीजन पाया जाता है, तो A। ब्लड ग्रुप B के अंदर कौन सा एंटीजन पाया जाता है, B। ब्लड ग्रुप A के अंदर कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, B। A के अंदर B और B के अंदर A। ब्लड ग्रुप O के अंदर कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, A और B। इस चार्ट को कंप्लीट बना लो और इसको कन्फर्म कर लेना, बिल्कुल क्लियर कर लेना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक रक्त के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी देखी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।